गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है आवाज। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यस सर। लास्ट क्लास में आई थिंक अपन लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। मैंने आपको वेव के बारे में जनरल आइडिया दिया था। यस सर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं आपको रिकैप दूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब इनके जो ऑसिलेशंस होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि अगर आपकी वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है तो वाई के अलोंग ई जाएगा, तो जेड के अलोंग बी जाएगा। समझ लो, ये इतनी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी जो कि आपको एकदम समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जैसे बाकी वेव्स में क्या है, मीडियम चाहिए पड़ता है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल ही ऑसिलेट करते हैं या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के या पैरेलल। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक खासियत है। क्या खास बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो समय के साथ कम ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रही है, तो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है और बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करती है। जब आप क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपके सर आपको बोलेंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हो क्या रहा है, मीडियम के पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को सेल्फ सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए उनको किसी तीसरे पार्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं, ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई थी। ये लास्ट क्लास की बात है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा वेव के बारे में, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, ये सब बातें बताई थी। और ये भी बात है जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। और वो स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी को आप कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक है। तो चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपकी दुनिया में बहुत सारी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेडियो वेव, सेल फोन वाली वेव, माइक्रोवेव्स। ठीक है। आप क्या देखें तो जैसे आप जो देख पा रहे हो मेरे को, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है। विजिबल लाइट वेव, जो आप जो भी देख पाते हैं दुनिया में वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही है। ठीक है। विजिबल लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज। तो ये जितनी भी अलग अलग टाइप की मतलब रेज है, वो सब के सब एक ही कैटेगरी की है, जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। बस उनकी फ्रिक्वेंसी या लैम्डा क्या है, अलग अलग है। ठीक है। हम यही तो निकालना चाहते थे। याद करिए टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइयर ऑर्बिट्स में जाता है और इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक आते वक्त एनर्जी को रिलीज करता है। अब वो एब्जॉर्ब और रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में।
तो हमको फिर वेव पढ़ना पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करना पड़ा। मेन बात है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, ठीक है। समझ में आई बात। तो एनर्जी का मेन मोटो है हमारा कि एनर्जी कैसे हम निकालें। तो चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं कितने अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल है, फिर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और उनकी एनर्जी का कोई फार्मूला अगर हमें मिल जाए जो कि उनके पैरामीटर लैम्डा या म्यू पे डिपेंड करे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी निकाल सकता हूँ। जैसे ही मुझे एनर्जी मिल गई तो मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली और उसे किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जाना चाहिए, है कि नहीं। क्लियर है, समझ में आया। ओके। हाँ भाई, नूरुज्जामान जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आप बार बार अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, बोलिए। नूरुज्जामान नहीं, चलिए चलिए। तो ये जो मतलब जो टॉपिक है ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, ठीक है। तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मैं आपको भेज ही दूंगा। चलिए तो एक नया शेयर करते हैं और देखते हैं कि मैं अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है। हाँ, सबको दिख रहा है स्क्रीन? किसी को कोई भी दिक्कत? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने वेव के बारे में बात की। ऑफ कोर्स वेव कितने टाइप की होती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सारी बातें हमने की। एंड उसके बाद फिर हमने बात की किसकी? फिर हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सामने बना हुआ है जनरल रिप्रेजेंटेशन कि अगर एक्स के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। वही सारी बात है। इट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल, इंपॉर्टेंट बात। Electric field, magnetic field oscillate, and oscillations and direction of propagation are mutually perpendicular to each other। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इन सारी वेव्स की जो स्पीड है वो फिक्स होती है। कितनी होती है? इतनी, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चाहे वो एफएम रेडियो की वेव्स हो, चाहे वो आपके सेलफोन की वेव्स हो, चाहे वो अर्थ सन से अर्थ पे जो आपको दिखाई दे रहा है लाइट वो हो, नॉर्मल लाइट, या फिर एक्स रेज हो या गामा रेज हो, सबकी स्पीड फिक्स है। कितनी? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप बिल्कुल मतलब याद रख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई बात लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ तो हमेशा हम यूज़ करेंगे कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। चलिए, सो इसके बाद हम बात करते हैं आगे की, कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं उनकी बात करते हैं। तो क्लियरली अलग अलग टाइप की रेडियो वेव्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे रेडियो वेव्स, आप लोग एफएम पे गाने सुनते हो, है कि नहीं। तो वो जो गाने का जो ट्रांसमिशन है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में होता है। एक्सरे, जब आपका मतलब कोई हड्डी हड्डी वगैरह को देखना होता है, टूट जाता है कुछ, तो ऑफकोर्स आप एक्सरे करवाते हैं अपना, एक्सरे की एनर्जी अलग है। गामा रेज, जब कोई भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो गामा रेडिएशन बाहर निकलते हैं जो हाईली एनर्जेटिक है। इंफ्रारेड, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है, जैसे आप धूप में बैठते हैं तो केवल और केवल ब्राइटनेस ही नहीं होता है, आप गर्म हो जाते हैं। तो गर्मी की किसकी वजह से होती है? इंफ्रारेड रेस की वजह से। तो इंफ्रारेड मतलब रेड से भी कम वेवलेंथ वाले, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाले, सॉरी, वेब जो, ये आपका पूरा का पूरी दुनिया है, आपकी दुनिया यही है, वेब जो, ठीक है। क्योंकि आप यही सब कलर देख पाते हैं, वायलेट से लेके रेड तक के, ठीक है। जो भी आदमी मेरी स्क्रीन पे कुछ कुछ बना रहा हो भाई साहब मत बनाइए, ठीक है।
ठीक है, पहले आप पास हो जाइए, उसके बाद फिर बनाइएगा। ठीक है, जब तक नहीं हो रहा है तब तक पढ़ाई करिए। अगली चीज क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब है अरेंजमेंट। स्पेक्ट्रम कुछ भी नई चीज नहीं है। ठीक है, जब भी स्पेक्ट्रम टर्म आता है तो लोग क्या कहते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं स्पेक्ट्रम मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है। स्पेक्ट्रम कुछ भी नहीं है, स्पेक्ट्रम क्या है, अरेंजमेंट है किसी एक बेसिस पे। जैसे अगर मुझे बदरपुर के सारे स्टूडेंट का स्पेक्ट्रम बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी एक बेसिस ले लूँ। चलिए बेसिस ले लेता हूँ मैं, आपकी हाइट। ठीक है, अगर मैं आप सबको हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं अपने बदरपुर में, ठीक है, तो हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा हाइट के इंक्रीमेंट का। सारे स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हैं और उनकी हाइट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ बदरपुर। समझ में आ रही बात? तो स्पेक्ट्रम मतलब एक बेसिस के हिसाब से चीजों को अरेंज कर देना। समझ में आ रही बात? तो बेसिस आपके ऊपर है। अब अगर मुझे किसी वेव का स्पेक्ट्रम बनाना है तो उसकी तो हाइट और वेट डिफाइन होगा नहीं। तो वेव के लिए क्या डिफाइन होता है, वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर दूं, ठीक है, कि भैया सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी, सबसे ज़्यादा फिर किसकी, और उसके बाद अरेंज करता जाऊं, या लेमडा की टर्म्स में अरेंज कर दूं कि सबसे छोटी लेमडा किसकी, फिर किसकी, फिर किसकी, और इस टाइप से मैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा में अरेंज कर दूं, देन दैट विल बी नोन एज व्हाट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि मैंने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, उनको एक बेसिस पैरामीटर वेवलेंथ पे क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। समझ में आई बात? सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में? स्पेक्ट्रम का बेसिस आइडिया क्या है? तो बेसिस आइडिया, मैं कहीं भी स्पेक्ट्रम बना सकता हूँ। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब कोई बहुत बहुत मतलब टफ चीज नहीं है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में जैसे मैंने आपका एक टेस्ट ले लिया, जैसे मान लेते मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट ले लूँ, ठीक है अभी, और उस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा, उसके बेसिस पे मैं आपको अरेंज कर दूँ, दैट इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसमें आप लोग अरेंज हो जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स में। समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? बोलिए, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हम्म, ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो स्पेक्ट्रम, अगर मैंने लेमडा या न्यू के ऑर्डर में से अरेंज कर दिया, लेमडा आपके वेवलेंथ है, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है, अगर मैंने उनके ऑर्डर में अरेंज कर दिया है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, देन आई विल गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस फिगर को समझिए। ठीक है, ये फिगर जो है अगर मैं देखूं आपको तो ये क्या है, लेमडा के इंक्रीमेंट के ऑर्डर में मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को अरेंज किया है। बुक्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फिगर मिलेगा। ठीक है, अब मेरे तो हाथ से बनाया हुआ है तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। बुक्स में देखोगे तो कंप्यूटर से बनाया हुआ होगा एकदम सीधा सीधा। ठीक है, तो आप देखिए लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लेमडा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर लेमडा इंक्रीज करेगा तो न्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि अगर लेमडा इंक्रीज करेगा तो न्यू डिक्रीज करेगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लेमडा इंटू न्यू क्या होता है, सी होता है नहीं? सी तो फिक्स है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज को घटना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं बोल सकता हूँ कि लेमडा के इंक्रीमेंट वाला स्पेक्ट्रम है, और यही मैं बोल सकता हूँ कि ये न्यू के डिक्रीमेंट वाला स्पेक्ट्रम है। तो अलग अलग जितनी भी रेस पाई जाती है इस दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की, उनमें सबसे छोटी लेमडा होती है कॉस्मिक रेस की। कॉस्मिक रेस जो जब सन में सोलर स्ट्रॉम आता है तब बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स सन से बाहर निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉस्मिक रेस। ठीक है, कॉस्मिक रेस का लेमडा आप देख सकते हैं कितना है, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स जो कॉस्मिक रेज है उनका जो लेमडा है वो मिनिमम, मिनिमम इन द सेंस, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम होने का मतलब क्या है? मिनिमम होने का मतलब है कि आपका जो लेमडा है वो 10⁻⁻14 के ऑर्डर में, आप देख पा रहे हैं? ठीक है,
मतलब बहुत ही कम है, माइन्यूट है। और मतलब चाहे एक पूरा का पूरा वेव बनाने में केवल 10⁻⁻14 मीटर लगता है इसको कॉस्मिक रेज। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है गामा रेज का। गामा रेज का जो लेमडा है वो अराउंड कितना होता है, 10⁻13 10⁻12 के लगभग। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड नंबर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। उसके बाद नंबर आता है एक्स रेज का। एक्स रेज में कितना होता है, 10⁻12 से 10⁻10 मीटर की रेंज। फिर किसका नंबर आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का, यूवी रेज। आप जानते हैं कि सन सन मतलब सनलाइट में अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठते हो तो आपको मतलब क्या कहते हैं, स्किन स्किन डिसीजेज हो सकते हैं। कि किसकी वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। तो अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब ऐसी रेज जिनका लेमडा जो है वो नॉर्मल लाइट जो विजुअल लाइट है उससे भी कम है। ठीक है, इनमें आपका 10⁻9 से 10⁻7 मीटर की रेंज में होता है। और ये जो मैंने रेड कलर का डिब्बा बना रखा है, ये डिब्बा ही आपका जीवन है। आप केवल इतनी चीजों को ही देख पाते हैं। तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको दिखाई देने वाली चीज केवल और केवल विजिबल रेंज है, वीआर। समझना ही बात, यही आपका जीवन है। आप जितने भी कलर देख पाते हो, इनफाइनाइट कलर्स, वो सब 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका वायलेट कलर है उसका होता है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, और जो रेड कलर है उसका होता है अराउंड 700 नैनोमीटर। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही आपके सारे कलर आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो हर कलर की एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो यही जो डिब्बा है ये आप देख पाते हैं। ना ही आप अल्ट्रावायलेट रेज को देख पाते हैं, ना ही आप एक्स रेज को देख पाते हैं, ना ही आप गामा रेज को देख पाते हैं। आप किसी भी रेज को नहीं देख पाएंगे, और ना ही आप रेडियो वेव्स को देख पाते हैं। केवल विजुअल रेंज ही एकमात्र ऐसी जगह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जिसको आप परसीव कर सकते हो, देख सकते हो। और इनफैक्ट इसकी वजह से आप देख पाते हो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यही रेज आपकी रेटिना पे जाके इमेज बनाती है। ठीक है, तो सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके रेटिना पे उसकी इमेज बना देती है और आपको वो चीज दिखने लग जाती है। ठीक है, उसके उससे भी ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसमें पाई जाती है, आईआर। आईआर मतलब इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में क्या है, और भी ज्यादा वेवलेंथ है। ठीक है, और आईआर बिल्कुल, आईआर क्या होता है, हीट। आईआर का काम होता है आपको हीट देना। तो जब आप किसी भी चीज को मतलब रेडिएशन की फॉर्म में गर्म करने की कोशिश करते हैं तब उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, आपकी तो रात में देखने की कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, बट बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्होंने इंफ्रारेड विजन बना रखी है। मतलब लाखों करोड़ों सालों में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के दौरान उन लोगों ने अपनी विजन को इंफ्रारेड मोड में कर लिया है, तो वो हीट को देख पाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो रात के अंधेरे में भी प्रिसाइसली अटैक कर पाएंगे। तो आप जानते हो ना, बहुत सारे एनिमल्स नॉकटर्नल होते हैं। तो जो नॉकटर्नल होते हैं उनकी आंखों में एक अलग ही लेयर होती है जो कि हीट को सेंस करती है। ठीक है, आपको नहीं दिखाई देगा वहां पे कुछ भी, बट उन जानवरों को बिल्कुल प्रॉपर टाइप आपका पूरा शेप दिखाई देगा गर्म, क्योंकि आपकी बॉडी गर्म है और सराउंडिंग जो जो टेम्परेचर है वो कम है। सो दे कैन सेंस हीट, एंड हीट इसी को हम बोलते हैं इंफ्रारेड विजन। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे जैसे मिलिट्री वगैरह में भी, और आजकल तो कॉमन है इंफ्रारेड विजन गॉगल्स वगैरह आप खरीद सकते हो, टेलीस्कोप वगैरह जो इंफ्रारेड मोड में काम करती है। तो उससे आपको क्या है कि एकदम प्रिसाइजली पता चल जाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कितने आदमी हैं और कौन कौन आदमी कहाँ पे है। तो जो होता है ना, जो हाई हाई एंड मिलिट्री ऑपरेशन, उसमें भी इंफ्रारेड विजन का इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, किसी को डाउट आ गया है, देखते हैं चैट बॉक्स में। सर हमने ये टॉपिक नहीं किया जो आप अभी कराए हैं, ईएम वेव तक लास्ट क्लास में आपने कराया है। ईएम वेव के तो जो टॉपिक कराया अगर वही करते रहे तो फिर कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा भाई साहब, है ना? क्या क्या नाम है, परसिया लश्कर, भैया परसिया लश्कर जी, टॉपिक तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई। लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करा दिया तो अब अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ानी पड़ेगी ना। क्या क्या बात कर रहे हैं?
सर हमने टॉपिक नहीं किया जो आप अभी कराए हैं, EM वेव तक लास्ट क्लास में आपने कराया। हाँ तो EM वेव वाला टॉपिक ही हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो बहुत ही क्लियरली अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं उनकी लैम्डा या न्यू के ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो ऑफ कोर्स आपको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। अब क्या बोलना चाहते हैं? मैंने आपको वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बारे में नहीं बताया क्या? बोलिए। ये बेसिक वेव के पैरामीटर तो बता दिए ना मैंने आपको, कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, बताया या नहीं बताया? अरे कोई भी एक आदमी बोलो। यस सर। बस तो फिर हो गया, फिर डाउट कहाँ है? ठीक है, तो ये वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्लास में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बता दिया है। बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हैं कि अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, जिनकी लैम्डा सबसे कम है, फिर गामा रेज, लैम्डा थोड़ा बढ़ गया, फिर एक्स रेज, लैम्डा थोड़ा और बढ़ गया, फिर अल्ट्रावायलेट थोड़ा और बढ़ गया, विजिबल रेंज और बढ़ गया, इंफ्रारेड और ज़्यादा बढ़ गया, माइक्रोवेव्स जिनके थ्रू आपके सेल फोन टावर से कनेक्टेड रहते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन कनेक्शन तो है ही, दैट इज माइक्रोवेव, जिनका जो लैम्डा है वो 10⁻³ से 10⁻² मीटर की रेंज में होता है। और सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि लंबा वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर पाया जाता है तो वो है रेडियो वेव्स, लास्ट वाला, ठीक है। और रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स है जिसमें मैक्सिमम आपका लैम्डा है, तो ये लैम्डा मैक्स है, ये जो है ये लैम्डा मिनिमम है, समझ में आ रही बात? तो ये लैम्डा मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स का जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो मीटर्स में हो सकता है। जैसे जो FM चैनल आप सुन रहे हो उसकी जो वेव्स है वो एक पूरा चक्कर लगाने में कई मीटर्स की डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो सोचिए, एक तरफ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो 1 मीटर में 10⁻14 राउंड खत्म कर लेते हैं जैसे कॉस्मिक रेज, और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो 1 मीटर में एक पूरा का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सब कुछ क्या है, लैम्डा के बेसिस पे, ठीक है। मतलब रेडियो वेव्स का लैम्डा बहुत बड़ा, ठीक है, और कॉस्मिक रेज का लैम्डा बहुत छोटा। मतलब उसी 1 मीटर में जब रेडियो वेव एक एक पूरा ऑसिलेशन कर रहा है तो कॉस्मिक रेज 10⁻14 ऑसिलेशन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा की के क्या कहते हैं बेसिस पे अरेंजमेंट है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल कहें। एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि जो भाई बोल रहे हैं कि लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ है, तो लास्ट क्लास के नोट्स देख लेता हूँ। बिल्कुल लास्ट क्लास में मैंने आपको लैम्डा, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, वेव नंबर, इन सब के बारे में बताया, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। मैंने जो नोट्स आपको भेजे उसमें है। समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब सीधी बात है। देखिए, मैं पढ़ रहा था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हाइयर ऑर्बिट में चला जाता है, और हाइयर ऑर्बिट से एनर्जी रिलीज करता है और लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। ये एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है, ये हमेशा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ही या तो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। तो ऑफकोर्स अगर मुझे ये समझना है कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने खाई या कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने छोड़ी हाइड्रोजन एटम में, तो मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी चाहिए।
अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी चाहिए तो पहले मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना चाहिए, अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना चाहिए तो पहले मुझे वेव के बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने पिछली क्लास में आपको वेव्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने अलग अलग टाइप की होती है और उनका क्या स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम इसके आगे क्या बात करेंगे कि इनकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक तो मेरा जो प्रॉब्लम था इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? समझ में आई बात? ओके, तो हम उसी पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी बात बोलनी है, प्लीज बोलिए। समीमा, आप कुछ लिखना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया? ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसका एक बढ़िया फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में भी बना होगा, आप जरूर देखिएगा घर पे जाके। उसमें बढ़िया कलर्स होंगे, लाल पीले हरे नीले, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाथ से बनाया हुआ है इसलिए। बाकी जो आपको जो मैटर मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, वो यही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि अलग अलग वेव की अलग अलग क्या कहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं जो कि मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो एनर्जी को मैं कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकता हूँ लैम्डा या न्यू की टर्म्स में? तो उसके लिए एक आदमी था जिसका नाम था प्लांक। प्लांक नाम के आदमी ने पहली बार एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकाल के दिया। ठीक है, उसने वेव की एनर्जी निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। फिजिक्स में पूरा वेव की एनर्जी के ऊपर एक टॉपिक है जो आप फिजिक्स के सर आपको पढ़ाएंगे, बट हम लोगों को केवल एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले 50 थी और उसने 20 जूल का एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी टोटल एनर्जी 70 हो गई, 70 हो गई, और वो अब नई ऑर्बिट में चला गया। दैट मीन्स हमारा मेन मोटो है कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है या जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसके ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो ये जो काम है एनर्जी वाला काम सबसे पहले प्लांक नाम के एक आदमी ने किया था, और उसने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था प्लांक्स थ्योरी। और प्लांक्स थ्योरी के प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोल सकते हैं हम उसे। और प्लांक के क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है किसी भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो क्या होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, उसको अगर मैं पार्टिकल मान लूँ, तो एक पार्टिकल मान के मैं उसकी एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ कि अगर वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है या जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ एनर्जी पैकेट ऑफ एनर्जी ई, जिसकी एनर्जी क्या है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वेव मैंने पार्टिकल की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये तरीका होता है डायरेक्टली वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर की एनर्जी को निकाल लेने का। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बेसिक आइडिया मैं अभी आगे दूंगा, आगे पूरा थ्योरी लिखूंगा नो डाउट, बट बेसिक आइडिया क्या है कि जैसे जैसे ये बात पक्का है कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव डिक्रीज करता है। न्यू अगर बढ़ता है तो एनर्जी जो है वो बढ़ता है। मतलब एनर्जी ऑफ एनी वेव कैन बी कंसिडर्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अगर फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है पेनिट्रेशन पावर, ये आप समझ लीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी तरफ भेजी, ठीक है, तो वो आपको पेनिट्रेट कर पाएगी, मतलब वो आपके अंदर से पास हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अलग अलग पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, और पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, मतलब एनर्जी। जिस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस वेव का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेडियो वेव्स की बात करें, रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी मिनिमम है, इसकी पेनिट्रेशन पावर मिनिमम है। इसलिए सोचिए
जब आप रेडियो चलाते हैं तो रेडियो में सिग्नल बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँ डिस्टॉर्ट होते हैं। समझ में आ रही बात? अगर आप अंदर वाले कमरे में चले गए रेडियो के सिग्नल गायब भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? आपको वहाँ पे रेडियो काम नहीं करेगा। दैट मीन्स पेनिट्रेशन पावर इज वेरी लेस। ठीक है, वाई? बिकॉज द लेमडा इज वेरी हाई, द फ्रिक्वेंसी इज वेरी लो। तो अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो पेनिट्रेशन पावर भी कम है। समझ में आया सबको? ये बात मैं बोल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं जैसे रेडियो वेव्स की बजाय माइक्रोवेव्स की बात करूं जो सेकंड नंबर पे है, ठीक है, माइक्रोवेव्स की बात करूं, आपका सेल फोन, आप जानते हैं सेल फोन के टावर के रिसेप्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं या नहीं? डिस्टेंस पे तो डिपेंड करते ही है टावर से। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने घर में नीचे चले जाइए, अलग आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ऊपर चले जाइए, बहुत सारे लोगों के घर में होता है, उनके किसी कमरे में सिग्नल नहीं आता। दैट मीन्स पेनिट्रेशन पावर इज अगेन लो। ठीक है, समझ आ रही बात? तो जैसे जैसे मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, पेनिट्रेशन पावर बढ़ती जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंफ्रारेड रेज आपको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी तरफ इंफ्रारेड रेज को भेजूंगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आप उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो आपको मतलब पार करके बाहर नहीं जा सकते। विजिबल रेंज लाइट, मैं आपके ऊपर एक टॉर्च मारूंगा तो वो आपको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको आप एब्जॉर्ब कर लोगे या रिफ्लेक्ट कर दोगे या रिफ्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, बट वो आपको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, आगे बढ़िए, एक्सरेज, एक्सरेज आपके फ्लैश को पेनिट्रेट कर सकते हैं। आप जब एक्सरे कराते हो तो एक्सरे आपके फ्लैश से जो लेस डेंसिटी का इलाका है उसको तो पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन जो हड्डियां हैं जिनकी डेंसिटी हाई है उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो आपकी हड्डियों की इमेज बन जाती है। दैट इज एक्सरे। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने गामा रेस को डाल दूं तो आपकी हड्डियों को भी पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपकी इमेज नहीं बनेगी, आप वेपराइज होने के मूड में आ गए। और कॉस्मिक रेस तो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है, इतना ज्यादा उनका न्यू है, फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि अर्थ भी उनके लिए ऑब्स्टेकल नहीं है। ठीक है, वो अर्थ को एज अ होल पेनिट्रेट कर सकते हैं, आप तो छोड़िए। समझ आ रही बात? तो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन को ट्रैप कर पाना, पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन के ऊपर काम करते हैं, वो लोग अर्थ सरफेस के बहुत नीचे अपनी लैब बनाते हैं ताकि हाई एनर्जी पार्टिकल अर्थ सरफेस का मान लेते हैं आधा किलोमीटर पेनिट्रेट कर पाए, तो वहां पे उनको हम ट्रैप कर पाए। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बट बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ है नहीं, ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, जिनकी स्पीड सेम है, जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, बट लेमडास जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, या फ्रिक्वेंसी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, बोलिए, सबसे कोई कुछ लिख रहा है? मुन्नी बार भुइया, सर यू आर टीचिंग फिजिक्स, प्लीज टेल मी। नहीं भाई, फिजिक्स क्यों पढ़ाऊंगा? ठीक है, एटम किसी का थोड़ी ना है, एटम तो सबका है। एटम इज साइंस, नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो एटम तो भैया पूरी दुनिया का है। आप कोई भी साइंस, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सब में एटम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सो एटम इज नॉट बाउंड इन केमिस्ट्री और फिजिक्स और इन अदर सब्जेक्ट। एटम इज यूनिवर्सल फॉर साइंस। आपको एटम की जानकारी होनी पड़ेगी। सो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ये है, और इनमें से किसी भी मतलब रेस को अगर आपका इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया और हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया तो बस वही तो आपको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका मुझे लैम्डा या न्यू पता है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? ठीक है, तो उसकी एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट जो है वो किसने दिया? प्लांक ने दिया, और उसने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लांक ने क्या किया? प्लांक ने बोला कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है। ठीक है, तो मैं
इस पर्टिकुलर वेव को मान सकता हूं कि वो एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी जो है वो हमेशा इसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दैट मीन्स बहुत आसान तरीके से मैं एनर्जी ऑफ वेव को एसोसिएट कर सकता हूँ कि भैया वेव का अगर वेवलेंथ लेमडा है, फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो आई कैन कंसीडर कि भाई जो वेव है दैट इज हैविंग द एनर्जी इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ पार्टिकल जिसकी एनर्जी जो है E दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। दैट मीन्स इस वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी एसोसिएटेड होगा इसके ऊपर। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स अगर मैं इसको आगे आगे देखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन E is directly proportional to nu. Nu means the frequency of wave. ठीक है, तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज प्लांक कांस्टेंट, जो आप बहुत पहले से जानते हैं, आपने पहले भी इस्तेमाल किया है बोर्स मॉडल में। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, वही है। सो E इक्वल टू h न्यू। तो ये एक वो बेसिस इक्वेशन है जिसके थ्रू आप किसी भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि C की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा मतलब एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और न्यू मतलब एक सेकंड में कितने राउंड्स लगे। तो न्यू को आप C बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू या फिर hc बाई लैम्डा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो ये बताती है कि भैया जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर आपको उसकी लैम्डा पता है या अगर आपको उसका न्यू पता है, तो आप उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एसोसिएटेड एनर्जी को एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बात? बोलिए भाई, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप सीधा पूछिए, लिखने के चक्कर में क्या ही रहते हैं, बोलिए। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुए थे हम लोग, देखो तो मैं आपको 2 लेक्चर पीछे लेके जाता हूँ। हम लोग स्टार्ट हुए थे, हम लोग पढ़ रहे थे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता था या एमिट करता था। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ने की कोशिश की, उसके लिए हमने वेव नेचर की बात की, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की, फिर हमने अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की, और मैंने जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे उनको लैम्डा या न्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, सो मुझे एक स्पेक्ट्रम मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ रही बात? तो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना निकल के आता है, अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्डा पता हो या फ्रिक्वेंसी पता हो या वेवलेंथ पता हो, कोई भी दो में से एक चीज पता हो, तो मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। बोलिए, किसी को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत है पूछिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ पूछने के लिए। बोलिए। किसी को डाउट है तो बोले भाई, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो संकोच मत करिए, पूछिए। ये लिखने का वाला जो सिस्टम है उसका बोलने वाले सिस्टम में कन्वर्ट करिए, अगर बोलने में दिक्कत है तब लिखेंगे। प्लांक थ्योरी फिर से एक्सप्लेन कीजिए। भाई प्लांक थ्योरी में कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि अगर आपके पास एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जिसका आपको लैम्डा या न्यू पता है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका आपको लैम्डा और न्यू पता है। ठीक है, मतलब आपको इसकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी पता है। ठीक है, तो इस वेवलेंथ, इस वेव की एनर्जी कितनी होगी, सो व्हाट डू यू मीन कितनी एनर्जी होगी,
तो प्लांक ने बोला कि इसकी एनर्जी जो होगी वो इसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इतनी सी बात है, ठीक है। तो प्लांक का कहना क्या था कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। एंड प्लांक ने बोला कि वो जो कांस्टेंट है वो मेरा कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं आपको पहले से पता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज प्लांक थ्योरी। प्लांक का कहना यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एसोसिएटेड एनर्जी पार्टिकल नेचर में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, ठीक है। तो कुल मिला के क्योंकि हम वेव के हिसाब से एनर्जी नहीं निकाल पा रहे थे, और जब तक मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी वेव के ऊपर एसोसिएटेड, तब तक मैं उसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कैसे जोड़ूंगा। बेसिक सा आइडिया है। दैट मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी को जोड़ना है तो मुझे उस वेव की एनर्जी चाहिए ना, जो वो एब्जॉर्ब करेगा या जो वो इमिट करेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर आपको लैम्डा या न्यू पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं कि दैट वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टिकल विद एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। ओके, एंड इसी न्यू को आपने आगे किसमें क्या लिख दिया, क्योंकि लैम्डा इंटू न्यू क्या होता है सी, सो न्यू कैन बी रिटन एज सी बाई लैम्डा, सो दिस सेम एनर्जी कैन बी रिटन एज सी बाई। तो वेवलेंथ की टर्म्स में अगर वेवलेंथ गिवन है तो एच सी बाई लैम्डा लगाइए, फ्रिक्वेंसी गिवन है तो एच न्यू लगाइए, ठीक है। ओके, जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, कि कैलकुलेट द एनर्जी associated with EM wave having frequency 3.4 मेगाहर्ट्ज। चलिए, अगर ये सवाल ही हमने आपको दे दिया, ठीक है, तो आपको फ्रिक्वेंसी पता है तो एनर्जी तो आ ही जाएगा। सो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, सीधा फॉर्मूला लगाइए। एच की वैल्यू कितनी है 6.625 इंटू 10⁻34, न्यू कितना गिवन है 3.4 मेगाहर्ट्ज, तो 3.4 मेगा का मतलब 10⁻6 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया एनर्जी का। समझ में बात, मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है उसमें कितनी, ठीक है, क्लियर है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ही आप क्या कहते हैं एनर्जी ऑफ क्या कहते हैं, मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख सकते हैं। चलिए, तो प्लांक थ्योरी के हिसाब से क्या फायदा हुआ, प्लांक थ्योरी के हिसाब से फायदा ये हुआ कि मैं किसी वेव को जिसकी लैम्डा या न्यू मेरे को पता है उसको मैं एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ कि दैट विल बी द एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो मैं वेव को आराम से एनर्जी की फॉर्म में चेंज करके और फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जोड़ सकता हूँ और अपना डिजायर्ड काम कर सकता हूँ। सो दैट वाज द फाइनल मोटर, ठीक है, जो हमें चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल है फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर मेरे पास लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रम तो एनर्जी क्या होगी एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू डाल दिया मैंने, सी की वैल्यू डाल दिया मैंने, और लैम्डा की वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। सब एम के एस है ऐसा यूनिट सिस्टम में। तो एच की वैल्यू तो इतनी होती है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू 5000 मल्टीप्लाइड बाई एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है 10⁻10 मीटर। डाल दीजिए, ई की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको एनर्जी
जाएगी जूल्स की फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस। अब इसी थ्योरी को मैं डिटेल में लिख देता हूँ कि प्लांक ने एक्चुअली क्या बोला था। ठीक है, जो बेसिस आइडिया वो तो आपको समझ में आ गया कि प्लांक थ्योरी का मेन मतलब क्या है। लैम्डा या न्यू पता होगा तो एनर्जी एसोसिएटेड निकाल लीजिए, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। लेकिन उसको थ्योरेटिकली उसने कैसे दिया था वो आपके सामने है। तो प्लांक की थ्योरी जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम और मॉलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स। तो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो सकता है या एमिशन हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से नीचे थर्ड में, सेकंड में या फर्स्ट में एनर्जी को रिलीज करते हुए आ सकता है। ठीक है, तो वो एक डिस्क्रीट अमाउंट में ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी आर्बिट्ररी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद जानते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है 13.6 माइनस के साथ, सेकंड की कितनी है 3.4 माइनस के साथ। तो अगर मैं फर्स्ट से सेकंड में जा रहा हूँ तो मैं मन मुताबिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मैं कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा, उन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का के एनर्जी मिलेगी तभी मैं 1 से 2 में जाऊंगा। ठीक है, मुझे ऐसी आर्बिट्ररी अमाउंट की एनर्जी नहीं आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू प्लांक एटम और मॉलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, दैट मींस स्मॉल पैकेट्स, एंड नॉट इन एनी आर्बिट्ररी अमाउंट। ठीक है, और जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं जिनमें आपका एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है उसका उसने बोला क्वांटम या क्वांटा। ठीक है, जैसे प्लांक गेव द नेम क्वांटम to the smallest quantity of energy that can be emitted in the form of electromagnetic radiation। समझ में आई बात? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्मॉलेस्ट क्वांटम है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो हम यही बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट मींस द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। मतलब अगर मैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को निकालना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी होगी और उस एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यही बात बोली गई है कि जो स्मॉलेस्ट एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अवेलेबल है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है वो कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। ठीक है, ओके, सो उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी जो है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, एक फोटोन के बराबर है, और फोटोन नाम दिया उसने क्वांटम को। ठीक है, कि वो मिनिमम एनर्जी कितनी है, तो वो एनर्जी निकल के आती है उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब फॉर्मूला वही, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब आप समझिए जो मैं आपको अभी समझा रहा था प्लांक थ्योरी के हिसाब से। सोचिए अगर आप इलेक्ट्रॉन हैं, आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो आप फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकते हैं, थर्ड में जा सकते हैं, फोर्थ में जा सकते हैं। तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, नो डाउट, लैम्डा या न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन वो लैम्डा और न्यू किस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, 1 और 2 के बीच के एनर्जी गैप के, या 1 और 3 के एनर्जी गैप के, 1 या 4 के एनर्जी गैप के। ठीक है, आप आर्बिट्ररी कोई भी अमाउंट एनर्जी का नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात? जैसे पहले आप 1 पे थे, आपकी एनर्जी थी 10, 2 पे एनर्जी मान लेते हैं 15, और 3 पे एनर्जी मान लेते हैं 20, मतलब 10, 15, 20। ठीक है, 1, 2, 3। अब आप अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, आपकी एनर्जी 10 है, तो आपको अगर 15 पे जाना है तो आप 5 एनर्जी का ही फोटोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर 10 से 20 पे जाना है तो आप 10 एनर्जी का फोटोन ले सकते हैं। आप आर्बिट्ररी 2 एनर्जी का फोटोन नहीं ले सकते, 7 का फोटोन नहीं ले सकते। तो आप फोटोन वही एब्जॉर्ब कर सकते हो, या वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो जिसकी एनर्जी क्या हो, एनर्जी गैप के बराबर हो, 1, 2 के बीच में, या 1, 3 के बीच में, या 1, 4 के बीच में। ठीक है, या 1, n के बीच में। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही? सिमिलरली अगर आप एक्साइटेड स्टेट में, आप ऊपर कहीं है, n इक्वल टू 4 पे है,
तो जब आप n=4 से n=3 पे आएंगे या 2 पे आएंगे या 1 पे आएंगे, तो जितना भी आपकी एनर्जी घटेगी आप उसी एनर्जी का फोटोन बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उसी एनर्जी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप रिलीज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात सबको? तो एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज देयर, और एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे ही आपको काम करना है। दिक्कत क्या थी? इलेक्ट्रॉन को आपने पार्टिकल मान रखा है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव है, तो हमें कुछ ना कुछ तरीका चाहिए ताकि हम वेव की भी एनर्जी पार्टिकल की फॉर्म में लिख पाए। तो वो तरीका है प्लांक थ्योरी। ठीक है, अगर मुझे वेव का वेवलेंथ पता है या वेव की फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं बड़े आराम से उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? एनर्जी। ठीक है, मतलब तुरंत E=hν या hc/λ की फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको फिर इलेक्ट्रॉन को पकड़ा सकता हूँ। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक्स आइडिया ऑफ प्लांक। बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताइए। तो कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल बोले। स्पेक्ट्रम, क्या बोला? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। भाई नूरुज्जामान जी, स्पेक्ट्रम जो है वो तो यार बहुत ही आसान सी चीज है। आपके पास भैया कोई चीज है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आप उस अलग अलग फॉर्म को लैम्डा या न्यू की फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्स रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंफ्रारेड भी है, रेडियो वेव्स भी है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही अलग अलग रूप है। तो इनको आपने लैम्डा के ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो आपको स्पेक्ट्रम मिल गया। तो मिनिमम लैम्डा जिसमें होता है जिस वेव में, उससे मैक्सिमम लैम्डा वाली वेव्स की तरफ चले जाइए तो आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया सबसे कम लैम्डा कॉस्मिक रेज में था और सबसे ज्यादा लैम्डा रेडियो वेव्स में था, तो मैं कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। तो जितनी भी रेज मिलती गई मैं उनको लिखता गया तो मुझे स्पेक्ट्रम मिल गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कोई, मैंने वही बोला, स्पेक्ट्रम सुनने में खतरनाक हो सकता है बट स्पेक्ट्रम समझने में खतरनाक कभी नहीं हो सकता है। क्या स्पेक्ट्रम? अरेंजमेंट। भाई स्कूल में प्रेयर होती है तो आपको लाइन से खड़ा किया जाता है ना भाई। मेरे स्कूल में प्रेयर होती थी तो लाइन से खड़ा करवाते थे, सबसे छोटा हाइट का सबसे आगे, मैं सबसे आगे खड़ा होता था। ठीक है, मेरी हाइट सबसे कम थी उस टाइम, तो सबसे बड़ा आदमी सबसे पीछे खड़ा होता था। तो ये जो लाइन बन गई आपकी क्लास की, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ योर क्लास। इससे आसान और क्या समझाऊंगा आपको, बताइए। अच्छा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनमें उनमें बेसिस क्या है? उनमें हाइट और वेट तो होता नहीं, उनमें होता है लैम्डा और न्यू। तो मैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बस तो मेरा स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, ओके सर। ओके मेरी चलो। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो क्या है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है ये जो सामने है आपके, मुझे तो ये एक्सप्लेन करना था ना भाई, मैं कहाँ से आया वेब में, वेब में मैं क्यों आया, रीजन क्या था? रीजन था ये, मैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ने आराम से, मैंने एनर्जी चलाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलाया, इलेक्ट्रॉन ने कुछ खा लिया और हाइयर ऑर्बिट में चला गया। अब वो खाया तो कैसे खाया, तो उसको एक्सप्लेन किया प्लांक ने। प्लांक ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर फ्रिक्वेंसी न्यू हो, वेवलेंथ लैम्डा हो, तो एनर्जी एसोसिएटेड कितना होता है। तो उसने बोला कि जो मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। समझ में आ रही बात? तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया ना एनर्जी निकालने का, कि एनर्जी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और मैं कोई पर्टिकुलर लैम्डा का फोटोन खा रहा हूँ या उस पर्टिकुलर लैम्डा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी एनर्जी कितनी बढ़ जानी चाहिए? hc/लैम्डा के बराबर। तो जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि मेरी एनर्जी कितनी बढ़ जानी चाहिए, तैसे ही मैं अपना काम कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहिए, थर्ड में जाना चाहिए या फोर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि इन सबकी एनर्जी तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो दिस इज द बेसिस आइडिया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, क्योंकि हमारा प्राइम गोल जो था वो क्या था, एनर्जी को निकालना एसोसिएटेड ओवर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, न्यू फ्रिक्वेंसी का, लैम्डा वेवलेंथ का, अगर आपके इलेक्ट्रॉन ने उसे खाया है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बड़ी होगी, इतनी, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। और अगर वो एनर्जी इन दो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी गैप डेल्टा ई के बराबर है, तो आप सीधा बोल सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स जो भी फोटोन एनर्जी लेके आया एच सी बाई लेमडा या एच न्यू, दैट इज सेम एज द एनर्जी गैप। भाई अगर मेरी एनर्जी पहले 50 थी, बाद में 100 हो गई, मतलब मैंने कितनी एनर्जी का फोटोन खाया होगा, 100 माइनस 50, जितना मेरा बढ़ गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो एनर्जी तो कंजर्व होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स बहुत सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले n इक्वल टू 1 में था और उसने कुछ लेमडा फ्रिक्वेंसी का, सॉरी लेमडा वेवलेंथ का या न्यू फ्रिक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब किया और वो किसी nth ऑर्बिट में चला गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया nth ऑर्बिट पे उसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में था प्लस द एनर्जी एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, लिख सकता हूँ या नहीं। भाई मेरी एनर्जी पहले 50 थी जब मैं फर्स्ट ऑर्बिट में था, मेरी एनर्जी 100 हो गई जब मैं फिफ्थ ऑर्बिट में हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया फिफ्थ ऑर्बिट में मेरी एनर्जी दैट इज 100, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ मी इन फर्स्ट ऑर्बिट 50 प्लस द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मी दैट इज 50। समझ आई बात। तो जो एनर्जी गैप होता है, मतलब मैं जहां से जहां जा रहा हूँ उसके बीच में जितना डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय मी और इमिटेड बाय मी। समझ आई बात। ओके, जैसे बाहर से आप अंदर आ रहे हैं n इक्वल टू 4 पे, आपकी एनर्जी 100 है, आप n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पे आ गए, ठीक है, जहाँ पे आपकी एनर्जी मान लेते 50 है, तो सोचिए 50 जूल एनर्जी कहाँ जाएगी, बाहर रिलीज होगी ना भाई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मेरी एनर्जी पहले 100 थी, बाद में 50 बची, दैट मीन्स 50 के बराबर का फोटोन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी 50, दैट मीन उसका वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा कितना होगा, 50 के बराबर कर दीजिए एच न्यू को या एच सी बाई लेमडा को, आपको न्यू और लेमडा मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, बेसिस आइडिया जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। समझा नहीं बात। तो जैसे आप यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बना दिया, जैसे आप इलेक्ट्रॉन है, आपकी अभी फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है 100 जूल, आपने एक फोटोन या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खाया लेमडा या न्यू फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, और आप उसे खा के पहुंच गए अगली ऑर्बिट में जहाँ पे आपकी एनर्जी हुई 200 जूल। तो भैया 100 जूल एनर्जी जो है वो कहाँ से आई, इससे आई ना भाई। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो अपने आप पैदा होगी नहीं। अगर आपकी एनर्जी पहले 100 थी, बाद में 200 हो गई, तो 100 कहाँ से आई, रेडिएशन के थ्रू। और रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है, अगर उसका वेवलेंथ लेमडा है तो एच सी बाई लेमडा, तो उसका फ्रिक्वेंसी न्यू है एच न्यू, खत्म, ठीक है। बोलिए, समझ में आ गया। दैट मीन्स अगर मुझे किन्हीं, मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है वन से एन या किसी भी दो ऑर्बिटल के बीच में, अगर मुझे उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का, ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता है, तो मैं वो लेमडा या वो न्यू निकाल सकता हूँ जिसको वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। नीचे से ऊपर जाते वक्त एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आते वक्त इमिट करेगा। बोलिए, इतनी बात सबको क्लियर हुई या नहीं। कुछ कहना चाहता है।
ओके, तो बहुत ही बेसिक सा मतलब आइडिया है, मतलब इतना टफ मत समझिए चीज़ों को, चीज़ें बहुत आसान है, बस समझने भर की देर है, मतलब दिमाग में आपसे सेट करिए। तो हमें जो समझना था वो वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। याद करिए, यही सेम डायग्राम मैंने बनाया था 2 क्लास के पहले, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी आ गई आपके पास, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, या फिर एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, बोला था या नहीं। और मैंने बोला था कि जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है तो वो हमेशा किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। क्लियर है नहीं, ये मैंने बोला था या नहीं बोला था, ठीक। तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी चाहिए थी, अदरवाइज मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाता कि भैया अगर मैं बोलूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन ने एक 5000 मतलब एंगस्ट्रॉम का फोटोन खा लिया, बताओ वो कौन सी ऑर्बिट में गया। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है, तब तक मैं नहीं निकाल सकता। तो इसलिए फिर मैंने आपको पहले वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के टाइप्स के बारे में ये सब बताया, एंड फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है। समझ में आ रही बात? ओके, सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। और ये बात किसने बताई, प्लांक नाम के एक आदमी। तो जैसे ही हमें ये पता चल गया, मेरा काम हो गया, अब मैं वापस से बोर्स मॉडल में जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि अगर मेरा फोटोन इतनी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को खाएगा तो वो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, मुझे पता चल गया है। जैसे ही मुझे पता चल गया, अब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे वो एनर्जी खाएगा तो वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंच पाएगा, खत्म, इतनी सी बात है। ओके, तो इसको आप मतलब इतना टफ ये वेदांत ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये फिजिक्स का टॉपिक है क्या, उसका है, किसी का भी हो, उससे आपको क्या ही मतलब है। आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना भाई, दिस इज साइंस, तो समझना पड़ेगा। तो भैया एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, चाहे वो फिजिक्स में बोला जाए, चाहे केमिस्ट्री में बोला जाए, और चाहे बायो में बोला जाए। बायोलॉजिकल सिस्टम की भी एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी अपने आप थोड़ी ना बन जाती है। आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो उसमें क्या एनर्जी अपने आप पैदा हो जाएगी क्या, नहीं। प्रोसेस के दौरान टोटल एनर्जी तो आपके बॉडी की कंजर्व होनी होनी, ठीक है नहीं। तो दिस इज द बेसिस आइडिया। चलिए एक सवाल सॉल्व कर लीजिए। ये सवाल मैंने आपको दिया ही है, मैंने तो सॉल्व करवा ही दिया कि व्हाट इज द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.4 मेगाहर्ट्ज, मैंने सॉल्व कराई दिया आपको। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 3.4 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6, मतलब फ्रीक्वेंसी पता है 3.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो ई एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू, मतलब 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा एनर्जी। रही बात वेवलेंथ की, तो हम सब जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो उसका लेमडा इंटू न्यू किसके बराबर होता है, सी के बराबर। और सी कांस्टेंट होता है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कितना, 3 इंटू 10⁸ के बराबर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लेमडा क्या निकल के आएगा, सी बाई न्यू। तो सी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यू है 3.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, बोलिए, समझ आया सवाल? यस सर। चलिए, तो अब हमारे पास जो बेसिस आइडिया हो गया वो क्या हो गया कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे फिगर देखिए, फिगर पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस है, अलग अलग ऑर्बिट्स है, n=1 से लेके n=4 तक, ठीक है। और भी आगे ऑर्बिट्स हो सकती हैं, मैंने 4 तक ही दिखाया है ताकि आप समझ पाए। तो होता क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मतलब वो अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। क्यों,
क्योंकि आप लोग हाइड्रोजन लाइक एटम भी पढ़ने वाले हो, और हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। तो होता क्या है, अगर मैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम के ऊपर बाहर से एनर्जी सप्लाई करूं, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ई, ठीक है, बाहर से मैंने एनर्जी सप्लाई की, तो नो डाउट वो लैम्डा या न्यू की फॉर्म में ही की होगी, समझ में आ रही बात, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जा सकता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये तो होना पड़ेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, मान लेते हैं n=4 में है, तो वो जब एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी को उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो अलग अलग फोटॉन्स या अलग अलग लैम्डा या न्यू के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बाहर इमिट करेगा। दैट मीन्स जो ब्लैक कलर वाले ट्रांजिशन है वो है एब्जॉर्प्शन, और जो रेड कलर वाले ट्रांजिशन है वो है इमिशंस, ठीक है। के तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो एटम है ग्राउंड स्टेट में वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के या अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, nth। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो अलग अलग फोटॉन्स को रिलीज करते हुए किस में आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, मतलब वापस से 1 पे आ सकता है। इस पूरी चीज को अगर हम रिएक्शन के हिसाब से समझें तो वो कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे, इस टाइप से, ठीक है, कि अगर मेरे पास है ए गैस, कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, न्यूट्रल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, अगर मैंने उसको एनर्जी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। एक्साइटेड स्टेट जो है वो टेम्परेरी स्टेट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा एनर्जी की फॉर्म में तो रहना नहीं चाहेगा, जैसे उसे मौका मिलेगा वो वापस से किस स्टेट में चला जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ को आपका एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो होता क्या है कि आपका जो एटम है वो अलग अलग लैम्डा या अलग अलग न्यू वाली फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करता है या इमिट करता है, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ओके। तो इतनी बात हमने अभी तक आपको समझाई। अब वो लैम्डा कितना होगा, वो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी जो किसी भी एक ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वो हमें अब समझना है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कितने लैम्डास एब्जॉर्ब हो जाते हैं या कितने लैम्डास इमिट होते हैं, उनको अगर हम रेगुलरली अरेंज कर दें एक पैटर्न में, देन दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी चीज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, समझ में आ रही बात, ओके। आगे आपको समझ में आएगा। जी देखिए, जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास मान लेते हैं एक सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल है, वो गैस की फॉर्म में या इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। आप इसके ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन चलाइए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब जैसे सनलाइट, हम मान सकते हैं कि सन जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ को इमिट करता है। दैट मीन्स आपके पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, 10⁻⁴ मीटर से लेके 10⁻�0 मीटर तक, मतलब सारा का सारा ब्राइट, सारी की सारी लैम्डास आपने इसके ऊपर चला दी, ठीक है। तो आपने एक ऐसा स्पेक्ट्रम चला दिया, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाया था पिछले वाले नोट्स में, क्या था, कॉस्मिक रेज से लेके, ये कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव्स, ठीक है, मतलब सारी लैम्डास है इसके अंदर। ऐसा रेडिएशन जिसमें सारी लैम्डा हो 0 to इन्फिनिटी, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
हमारे नॉर्मल लाइफ में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको मान सकते हैं? सनलाइट को, क्योंकि सनलाइट में सारे रेडिएशन आते हैं, इंफ्रारेड भी आता है, सब आते हैं। ठीक है, तो सनलाइट को हमने चला दिया किसके ऊपर? अपने सैंपल के ऊपर, हाइड्रोजन गैस के सैंपल के ऊपर। तो होगा क्या? हाइड्रोजन गैस कुछ लेमडास को, जो लेमडा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से n, ठीक है, उतनी एनर्जी गैप वाली जितनी भी लेमडास होंगी उन सबको तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो ये है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की। और जैसे ही हमने उसके ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन चलाया तो सारी वेवलेंथ को तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 से 2 वाली एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, 1 से 3 वाली, 1 से 4 वाली, 1 से n वाली, ठीक है, जितनी भी एनर्जी गैप है उनको वो क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब आप इस स्पेक्ट्रम को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि क्योंकि इसमें तो सारी वेवलेंथ थी, तो कुछ वेवलेंथ जो ब्लैक कलर की लाइंस मैंने बनाई है वो क्या है? मिसिंग लाइंस। मतलब वो वेवलेंथ जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको मिलेंगी इस स्पेक्ट्रम में, वो क्या होंगी? वो आपका एटम एब्जॉर्ब कर लिया और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। समझ में आई बात? बोलिए, क्लियर है? ये जो स्पेक्ट्रम है ये कैसे बना? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। इसमें क्या हुआ? आपका ग्राउंड स्टेट पे जो एटम है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके या कुछ लेमडास को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एनर्जी को आपके एटम ने एब्जॉर्ब किया है और एक्साइटेड स्टेट में आपका एटम चला गया है। समझ में आया? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको कैसे दिखता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखता है आपको डार्क लाइंस की फॉर्म में, डार्क लाइंस इन ब्राइट बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि भाई साहब बाकी तो हर जगह पे कोई ना कोई लेमडा है, लेकिन जो लेमडा एटम खा गया, जो लेमडा एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो लेमडा मिसिंग है और वो डार्क लाइंस की फॉर्म में है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्या होगा? अब आपके सारे के सारे हाइड्रोजन एटम किसमें चले गए? एक्साइटेड स्टेट। नो डाउट एक्साइटेड स्टेट में या तो आपका एटम रिएक्टिविटी की वजह से कोई नया बॉन्ड बनाए, और अगर कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा है तो कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट मतलब ज्यादा एनर्जी की स्टेट। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी में तो आप नहीं रहना चाहेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारी एनर्जी क्या हो? मिनिमाइज हो, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जब भी आपका एटम एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट एक टेम्परेरी स्टेट है, परमानेंट नहीं है। दैट मीन्स जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कुछ टाइम के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। अगर रिएक्शन हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो वापस से वो किस स्टेट में आएगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी और वो उस एनर्जी को अलग अलग फोटॉन्स, अलग अलग लेमडा के फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज करेगा। समझ में आई बात? जैसे 4th में गया, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1। तो ये अलग अलग लेमडास निकलेंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? बोलिए, क्लियर? ठीक है, ओके। तो हमें वो कैसे दिखाई देगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जैसे पहले तो हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम से कुछ लाइनें मिस हो गई थी, वो था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब आउट ऑफ द ब्लू, जब कुछ भी नहीं था, वहां से एनर्जी निकल रही है, तो अगर जब मैं उन लैम्डास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे डार्क बैकग्राउंड में, क्योंकि कुछ भी नहीं था, ब्राइट लाइंस, व्हाइट कलर की जो लाइंस दिख रही हैं वो देखने को मिलेंगी। लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दिया है। देन दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। या तो आप उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं या इमिशन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर स्टडी किसमें होगी? एब्जॉर्प्शन में या इमिशन में? इमिशन में। क्यों? क्योंकि 1 से 4 जाने में एक ही लाइन आ सकती है,
लेकिन 4 से 1 आने में बहुत सारी लाइन आ सकती है। ठीक है, अगर ज्यादा लाइंस बनेंगी तो ज्यादा बेटर प्रिसाइज अरेंजमेंट होगा और ऑफ कोर्स उससे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम कलेक्टिवली ना बोल के हम इमिशन स्पेक्ट्रम को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है, बट आगे चल के जब हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे तो हम इमिशन स्पेक्ट्रम को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। समझ में आया सबको? कोई कुछ कहना चाहता है बताएं। क्लियर है भाई? क्लियर हो तो हाँ बोल दो, नहीं है तो पूछ लो, और क्या ही बोलो। बोलिए बोलिए, मुन्नी बार भूइए, आप बोलिए। जिसको भी डाउट हो वो पूछ लीजिए, और जिसको डाउट नहीं है, मतलब क्लियर हो गया तो बोल दो भाई क्लियर हो गया, बात खत्म, आगे बढ़िए। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक टर्म है जिसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट जितनी भी वेवलेंथ है वो सब उसके अंदर है। मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी? कॉस्मिक रेज की, वो भी है। और सबसे ज्यादा किसकी थी? रेडियो वेव की, वो भी है। मतलब 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ अवेलेबल है। ऐसे रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब 0 से इन्फिनिटी तक सब है। ठीक है, भाई हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रम क्या होगा? वही होगा जो सामने लिखा है, हाइड्रोजन एटम के लिए ही तो है ये। सिंगल, हमने बोर्ड मॉडल किसके लिए बनाया? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बिल्कुल ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट है किसी को? नहीं? ओके, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम में। अब हम एनर्जी लेवल्स को भी इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन अगर हाइयर ऑर्बिट में जाता है तो वो कितनी लैम्डा को अब्जॉर्ब करता है, अगर वो हाइयर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो कितनी लैम्डास को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और हम जो बेस बनाएंगे वो बनाएंगे इमिशन स्पेक्ट्रम का। मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो ऊपर से नीचे हम फर्स्ट ऑर्बिट में भी आ सकते हैं, सेकंड में भी सबसे आ सकते हैं, थर्ड में भी आ सकते हैं, फोर्थ में भी आ सकते हैं। तो कुछ सीरीज बनेंगे जिनको इनके अलग अलग नाम है, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ठीक है, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज। तो उस टाइप की सीरीज बनेंगी। ठीक है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास का जो मटेरियल है वो सामने है, वो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे और उसकी बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग सीरीज। अभी तक आज की क्लास में आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम मतलब लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें कौन कौन सी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, बेसिक आइडिया हमें क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और मैंने किसी पर्टिकुलर लैम्डा का फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, तो मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी? मेरी जितनी पहले थी प्लस
एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब अगर ये एच सी बाई लैम्डा एनर्जी गैप के बराबर है दो के बीच के, तो बस मैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स में पहुंच जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? इतनी सी बात। तो हम बात करेंगे इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई बेस्ट, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। क्लास में तो आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे, तो बाद में पूछिएगा। और जब वो जो डाउट सेशन होते हैं उनमें भी आप लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उनको कंबाइंड डाउट सेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो 1 घंटे तक बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, बट आप लोग आते नहीं हैं। ठीक है, डाउट, क्योंकि आपके डाउट नहीं होंगे या जो भी दिक्कत हो तो उसको कंबाइंड ही कर देंगे, ताकि मैक्सिमम लोग एक साथ ही अपने डाउट पूछ पाए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब ज़्यादा लोग डाउट पूछते हैं तो जो लोग नहीं पूछ पाते हैं डाउट, उनका भी फायदा हो जाता है, क्योंकि उनके भी वो डाउट होते हैं, उनको समझ में आ जाता है। anyway, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कभी भी भेज सकते हैं। डाउट सेशन का इंतजार मत करिए, डायरेक्ट भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Thank you, sir.